हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना क्लासेस में। मैं हूं विक्रम आदित्य शर्मा। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं लंग लकार यानी कि भूतकाल। पांचों लकार में से तीसरा नंबर लकार होता है लंग लकार। ये लंग लकार कहाँ यूज होगा, किसके लिए उपयोग होने वाला है, तो ये लंग लकार का आज हम सीखने वाले हैं धातु रूप कैसे बनाते हैं और साथ ही साथ इसका यूज अनुवाद बनाने में कैसे किया जाता है ये सीखने वाले हैं। ये वीडियो किन के लिए है, जो भी बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं 10th का, चाहे आप बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो या किसी अन्य बोर्ड से हैं या सीबीएसई से हैं, जहां संस्कृत ग्रामर है, जहां संस्कृत सब्जेक्ट है, आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे क्लास 7th में हो, 8 में हो, 9th में हो, 10th में हो, सबके लिए जो है ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट रोल निभाता है लंग लकार संस्कृत ग्रामर में। तो आज हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं लंग लकार यानी कि भूतकाल को। तो देर किस बात का है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लंग लकार का हिंदी अर्थ क्या होता है। लंग लकार का हिंदी अर्थ होता है भूतकाल। और भूतकाल का परिभाषा क्या हो सकता है, जो समय बीत चुका है। तो आइए हम परिभाषा जान लेते हैं लंग लकार किसे कहेंगे। तो लंग लकार का परिभाषा जो है भूतकाल का ही परिभाषा हो सकता है, या कह सकते हैं कि जिससे भूतकाल का बोध हो। भूतकाल यानी कि वैसा समय जो बीत चुका है, तो जिससे भूतकाल का बोध हो उसे लंग लकार कहते हैं। ठीक है, अब बात करने की बारी है लंग लकार का सूत्र क्या होता है। तो बहुत ही सिंपल सा सूत्र है भैया, याद कर लोगे एक बार में। तो सूत्र क्या है, सूत्र है त ताम न आह तम त अम आव और आम। यहाँ हलंत में लगता है, हलंत में यहाँ लगता है ऐसे। त ताम न आह तम त अम आव और आम, ये होता है इसका सूत्र। सिंपल सा, अगर आप इसको 10 से 15 बार सच में याद करोगे, रटोगे, मतलब कि पढ़ भी लोगे ना, तो आपको याद हो जाएगा। त ताम न आह तम त अम आव आम, त ताम न आह तम त अम आव आम। तो यह है इसका सूत्र। अब जब सूत्र याद हो ही चुका है, तो अब बात करते हैं कि सूत्र का उपयोग कहां करेंगे, क्योंकि जहां जिसका उपयोग नहीं होता है वो चीज बेकार हो जाता है। तो हमने आपको सूत्र तो याद करवा दिया। अब आप पूछेंगे सर इसका सूत्र का इस्तेमाल कहां करेंगे। तो इसका इस्तेमाल होता है धातु रूप बनाने में और साथ ही साथ अनुवाद बनाने में। तो आइए सबसे पहले सीखते हैं कि धातु रूप कैसे बनाया जाता है लंग लकार में। तो मैं आपको सिंपल सा स्टेप बताऊंगा। सिंपल सा 3 स्टेप है, जिस 3 स्टेप में हम लंग लकार का धातु रूप बहुत ही आसान तरीके से सीख जाएंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मैं आपको बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो मैं आपको सिंपल सा 3 स्टेप बताता हूं, स्टेप बाय स्टेप जो है इसको फॉलो करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो पहला स्टेप होता है किसी भी धातु का धातु रूप बनाने के लिए पहला स्टेप होता है कि जिसका धातु रूप बना रहे हैं उसे सारे कॉलम में फिल कर लो। तो यहां पर हमने हेडिंग लिखा है धातु रूप और कोष्ठ में लिखा है गच्छ। गच्छ मतलब होता है जाना। तो गच्छ का धातु रूप बनाने वाले हैं लंग लकार में। तो सबसे पहले तो आपको कॉलम बनाकर तैयार रहना चाहिए। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का, ये सारे जो है जहां भी बनाएंगे ऐसा हम कॉलम बनाकर तैयार रहेंगे। तो पहला स्टेप मैंने आपको क्या कहा कि जिस भी धातु का धातु रूप बनाने वाले हैं उसे सारे कॉलम में फिल कर लीजिए, भर लीजिए। तो हम गच्छ धातु का धातु रूप बनाने वाले हैं, तो सारे कॉलम में हमने लिख लिया है गच्छ 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 गच्छ। जो हमारा पहला स्टेप जो है फुल हो चुका है। अब सेकंड स्टेप क्या होता है। सेकंड स्टेप जो है सिंपल सा स्टेप है कि जो भी लंग लकार का सूत्र है उसे इसके अंत में ऐड कर दिया जाए। जो भी सूत्र होता है उसे हम लास्ट में ऐड कर देंगे, यही होता है सिंपल सा सेकंड स्टेप। तो आइए करके देखते हैं। तो प्रथम पुरुष एक वचन में सूत्र होता है त। प्रथम पुरुष के सामने एक वचन के नीचे सूत्र है त। तो सेम यही कंडीशन प्रथम पुरुष के सामने एक वचन के नीचे हम कौन सा सूत्र ऐड करेंगे, त है, तो हम लास्ट में त ऐड कर लेंगे इस प्रकार से और बन जाएगा गच्छत। ऐसे इसी प्रकार से यहाँ द्विवचन की बात करते हैं। प्रथम पुरुष द्विवचन सूत्र है ताम, तो प्रथम पुरुष द्विवचन में हम सूत्र ऐड कर लेंगे ताम और बन जाएगा गच्छ ताम। इस प्रकार से ऐसे इसी प्रकार से बहुवचन में न है तो हम लास्ट में न ऐड कर लेते हैं ऐसे।
उसी प्रकार से हम सभी के साथ करने वाले हैं। यहाँ आह है तो आ का इस्तेमाल तो नहीं होता, जो विसर्ग है वो विसर्ग यहाँ पे हम लगा देते हैं। इसी प्रकार से यहाँ तम है तो हम लास्ट में तम ऐड कर लेंगे। और यहाँ सिर्फ त है, हलांत नहीं है। देखिए यहाँ पे हलांत है, यहाँ पे हलांत नहीं है, तो यहाँ हम सिर्फ ता लिखेंगे, हलांत नहीं देंगे। आगे बढ़ते हैं, उत्तम पुरुष की बात करते हैं। अम, आओ और आम। तो अम यानी कि गच्छ में अम लगाएंगे तो आ तो नहीं लगेगा, लेकिन माल लग जाएगा, तो गच्छ और आम गच्छम। आव है तो आ की मात्रा लगाएंगे और वा लगाएंगे तो गच्छ और आव गच्छाव, और गच्छ और आम क्या हो जाएगा, गच्छाम हो जाएगा। तो इस प्रकार से बनकर तैयार है। तो हमने सेकंड स्टेप भी फॉलो कर लिया। सेकंड स्टेप क्या होता है आपको, कि जो भी सूत्र होता है उसको लास्ट में ऐड कर दो, ऐड कर दिया। अब इसका थर्ड स्टेप क्या होता है, चूंकि हम पढ़ रहे हैं लंग लकार यानी भूतकाल, तो जब भूतकाल पढ़ रहे हैं तो इसमें कोई ना कोई भूत आना चाहिए ना भाई, तो इसमें एक भूत आ जाएगा और ये बनकर कंप्लीट हो जाएगा। तो वो कौन सा भूत है, आइए देखते हैं। तो जब भी लंग लकार यानी कि भूतकाल में धातु रूप बनाइए तो एक भूत जो है सबसे पहले आता है, और वो भूत क्या है, आ है। यानी कि कहने का मतलब है कि जब भी लंग लकार में बनाएंगे सबसे पहले हम आ जरूर लगाएंगे। और देखिए मैं ब्लू मार्कर से लगा रहा हूं, ब्लू मार्कर से इसलिए ताकि आपको दिखे कि कौन जो है हमने चेंजिंग किया है, क्या सूत्र ऐड किया है, क्या जो है अलग से ऐड किया है। तो आ जो है हमने जोड़ा है और ता जोड़ा है, तो ये सूत्र हो गया पीछे वाला, और आगे वाला जो है सब में हम आ ऐड करेंगे, जिसको हम भूत भी कह सकते हैं कि ये सबके पहले एक भूत लग रहा है, क्योंकि भूतकाल में बना रहे हैं यानी कि लंग लकार में बना रहे हैं। तो सबके पहले आ लगाइए, सबके। और ये किस में करना है, ये सिर्फ और सिर्फ लंग लकार में ही किया जाता है। सबका अपना अपना नियम होता है। तो सबके पहले हम आ लगा देते हैं, आ, यहां भी हो जाएगा आ, और यहां भी हो जाएगा आ। ठीक है, अब हम इसको पढ़ सकते हैं, ये कंप्लीटली रूप से बनकर तैयार है। अब इसमें कुछ नहीं करने की जरूरत है। हमने 3 स्टेप लगाया है। पहला स्टेप क्या हुआ कि जिस भी धातु का धातु रूप बनाना है सारे कॉलम में लिख लो। सेकंड स्टेप क्या हुआ कि जो सूत्र होता है उसे अंत में लास्ट में ऐड कर दो। और थर्ड स्टेप होता है कि सबके पहले आ लगा दो। अब कंप्लीट रूप से बनकर तैयार है। पढ़ते हैं, आगच्छत, आगच्छताम, आगच्छन, आगच्छा, आगच्छतम, आगच्छत, आगच्छम, आगच्छाओ और आगच्छाम। तो इस प्रकार से धातु रूप बनाया जाता है लंग लकार में। अब यहां पर हमने लिखा है सर्वनाम सूत्र और अनुवाद सूत्र। अनुवाद सूत्र अनुवाद बनाने में बहुत हेल्प करने वाला है। तो आइए समझते हैं दोनों को बारी बारी से क्या होता है। तो सर्वनाम सूत्र में सर्वनाम आता है, और सर्वनाम आप जानते ही हैं क्या होता है। सर्वनाम जो संज्ञा के बदले में आता है उसे कहते हैं सर्वनाम। तो यहाँ पर सर्वनाम कुछ दिया है, जैसे कि सह मतलब वह क्या है, सर्वनाम है। तो मतलब वे दोनों क्या है, सर्वनाम है। उसी प्रकार से ते मतलब वे लोग, ये सारे के सारे क्या है, सर्वनाम है। त्वम मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दोनों, और यूयम मतलब तुम लोग, अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, और वयम मतलब हम लोग। और ये जो सारे के सारे सर्वनाम यहाँ पे है, इसका हिंदी अर्थ तो याद होना ही चाहिए, साथ ही साथ इसका पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन जगह पे कौन सा सर्वनाम आता है ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे क्या जो है लिखा हुआ है। सह कहाँ पे है, प्रथम पुरुष एक वचन में है, तो ये याद रखिएगा कि सह प्रथम पुरुष एक वचन में आता है। तो ये है सर्वनाम सूत्र। अब बात करते हैं अनुवाद सूत्र क्या होता है। तो अनुवाद सूत्र देखिए, सर्वनाम सूत्र को और लंग लकार के सूत्र को दोनों को हमने ऐड कर दिया है, तो बन गया अनुवाद सूत्र। आइए देखते हैं, समझते हैं कैसे किया है मैंने। देखिए आपको इसमें सर्वनाम सूत्र दिखेगा, सह तो ते। सह मतलब वह होता है, तो मतलब वे दोनों, और ते मतलब वे लोग। त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। ये तो सर्वनाम सूत्र आपको दिख गया। अब इसमें आपको लंग लकार का सूत्र भी दिखे देगा, ता, ताम, न। तो यहाँ है ता, ताम, न, आह, तम, ता, आह, तम, ता, और यहाँ है अम, आव, आम, अम, आव, आम। तो दोनों सूत्र मैंने एक में अटैच कर दिया है, मर्ज कर दिया है, और इसका नाम दिया है अनुवाद सूत्र। और इसका इस्तेमाल जो है अनुवाद बनाने में बहुत होने वाला है। आइए समझते हैं अनुवाद कैसे बनाएंगे और कैसे ये अनुवाद बनाने में हेल्प करने वाला है। चलिए अब देख लेते हैं अनुवाद। तो हमने कुछ अनुवाद यहाँ पर लिखा है। तो सबसे पहला अनुवाद हमारा है, वह घर जाता था। कैसे बनाएंगे, बहुत ही सिंपल सा होता है अनुवाद बनाना संस्कृत में। क्यों,
क्योंकि आपको इंग्लिश की तरह इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है कि पहले इज आएगा कि पहले एम आएगा, पहले सब्जेक्ट आएगा कि पहले वर्ब आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। संस्कृत में है कि जैसे जैसे हिंदी आता जाए उसका हिंदी से संस्कृत लिखते जाओ, उसका संस्कृत अर्थ लिखते जाओ और संस्कृत बनकर तैयार हो जाएगा। इतना सिंपल होता है अनुवाद। आइए बनाकर देखते हैं, उसके बाद और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो हमारा पहला अनुवाद क्या है? पहला अनुवाद कहता है कि वह घर जाता था, वह घर जाता था। कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हम लिखते हैं वह का संस्कृत। वह का संस्कृत क्या होता है? तो यहां पर मैंने आपको बताया था सह मतलब होता है वह। क्या होता है? सह मतलब वह। तो हम वह का संस्कृत लिख देते हैं सह। सह मतलब कि वह। नेक्स्ट है घर जाता है, यानी कि घर। तो घर का संस्कृत क्या होता है? तो घर का संस्कृत होता है गृहम। गृहम मतलब घर। सह गृहम, वह घर। अब है जाता था। तो जाना का संस्कृत क्या होता है? तो हमने अभी आपको बताया गच्छ मतलब होता है जाना। तो यहां पर हम लिख लेते हैं गच्छ। गच्छ मतलब जाना। अब बारी करते हैं कि इसमें सूत्र कौन सा लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास 9 सूत्र है और 9 सूत्र में से एक ही सूत्र ऐसा है जो यहाँ पे सही लगेगा, बाकी सबके सब जो है गलत है, ऐसे ही हो जाएंगे। तो ये बहुत ही मुश्किल है और सबको यही प्रॉब्लम होता है कि हम सूत्र कौन सा लगाएंगे कि सही हो जाए। सूत्र लगाने में ही सबको दिक्कत हो जाती है और सब गलती कर देते हैं। तो मैं इसको बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा, कोई भी कंफ्यूजन डॉट नहीं रहेगा। तो मैं क्या समझता हूं कि अनुवाद बनाना जो है वो अरेंज मैरिज करवाने जैसा है, मतलब शादी करवाना है और कुछ नहीं। कैसे? देखिए हिंदू धर्म में जब भी शादी ब्याह होता है तो 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहला, लड़का अपने जात का हो और अपने धर्म का हो, यानी कि अपना जात अपना धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेम इसी प्रकार से हम अरेंज मैरिज करवाने वाले हैं, तो अपना जात का और अपने धर्म का ही कन्या लाएंगे ना, अपने जात का धर्म का दुल्हन लाएंगे। तो मान लीजिए कि जो शाह है वो दुल्हा है, का है? दुल्हा है, और इसका शादी करवाना है। तो इसके लिए परफेक्ट दुल्हन चाहिए ना, तो इसके लिए परफेक्ट दुल्हन ढूंढते हैं। कहां मिलेगी इसकी दुल्हन? तो इसकी दुल्हन मिलेंगी लंग लकार के घर पे। तो देखिए लंग लकारी जो शाह है ये दुल्हा है। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि ये कौन सा जाति कौन सा धर्म का है। तो यहां देखिए शाह मतलब वह होता है। शाह जो है प्रथम पुरुष धर्म का है, एक वचन जाति का है। तो हम सेम यही चीज यहाँ पे लिख लेते हैं, प्रथम पुरुष धर्म हो गया इसका और एक वचन इसका जाति हो गया, एक वचन। अब इसी कंडीशन का, इसी जाति और इसी धर्म का हमको दुल्हन लाना है अपने घर, तब ना जोड़ी अच्छा बनेगा। रब ने बना दी जोड़ी। तो यहाँ पे हम लंग लकार के सूत्र में आते हैं और सबसे पहले देखते हैं प्रथम पुरुष। तो प्रथम पुरुष में 3 सूत्र है, ता ताम ना। प्रथम पुरुष के 3 वो बेटी, ता है, ताम है, ना है। तो हरा कौन पसंद है? जो पसंद है ले जाओ, ऐसा नहीं होता है। जो पसंद है वो नहीं ले जा सकते हैं, आपको जो मिलेगा वही ले जा सकते हैं, ठीक है। तो प्रथम पुरुष में आगे 3 सूत्र है। अब आते हैं एक वचन में। तो प्रथम पुरुष में एक वचन के नीचे कौन सा सूत्र है? ता है। तो मतलब ये कि सह के लिए परफेक्ट दुल्हन कौन है? ता है। तो गच्छ के अंत में हम लगा देंगे ता, ऐसे, और बनकर तैयार है सह गृहम गच्छत। अब हमने आपको क्या कहा था कि जब भी हम धातु बनाते हैं लंग लकार में तो आ जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो आ लगाएंगे। देखिए यहाँ आ गच्छत लिखा है ना, तो हम क्या करेंगे? यहाँ आ गच्छत करेंगे ना, तो कर लेते हैं ये। अब आप कहेंगे सर आपने तो अनुवाद सूत्र का इस्तेमाल किया ही नहीं। तो मैंने अनुवाद सूत्र का इस्तेमाल कर लिया और आपको पता भी नहीं चला। देखिए कैसे मैंने क्या किया, सह के अनुसार आ गच्छत लगाया, यानी सूत्र कौन सा लगाया? ता लगाया। आप यहाँ देखिए प्रथम पुरुष एक वचन में होता है सह, और सह के बगल में कौन सा सूत्र लिखा हुआ है? ता, है ना। यहाँ भी ता ढूंढे थे और यहाँ ता ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है, तो हमने ता लगाया। तो अगर आप इतना सारा प्रोसेस नहीं करना चाहते हैं, इतना सारा शादी ब्याह का टेंशन नहीं लेना चाहते हैं, जाति धर्म नहीं ढूंढना चाहते हैं, तो सिंपल सा सोल्यूशन है कि आप अनुवाद सूत्र में देखिए सह के बगल में कौन सा सूत्र है? ता। तो हम चुपचाप ता लगा देंगे और बनकर तैयार हो जाएगा। हमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए नेक्स्ट सेंटेंस बनाएंगे तो और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगर बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट अनुवाद, तुम लोग विद्यालय जाते थे। तो सबसे पहले तो हमें तुम लोग का संस्कृत ढूंढना पड़ेगा। तुम लोग क्या होता है? तुम लोग का संस्कृत तो त्वम मतलब तुम, युवा मतलब तुम दोनों, और यूयम मतलब तुम लोग। तो यूयम यहां लिख लेते हैं, यूयम मतलब तुम लोग। कहां जाते थे? विद्यालय।
तो विद्यालय का संस्कृत होता है विद्यालयम, विद्यालयम, विद्यालयम मतलब कि विद्यालय। जाते थे, तो जाना का संस्कृत क्या होता है, फिर से वही बात, गच्छ मतलब जाना, तो गच्छ। अब बात करते हैं कि इसमें लास्ट में सूत्र कौन सा ऐड करेंगे। तो देखिए यूयम है, अब यूयम के अनुसार जो है सूत्र चलेगा, तो आप अनुवाद सूत्र में आइए और सीधा यूयम देख लीजिए। यूयम के बगल में कौन सा सूत्र लगा है, ता, तो हम सिंपल यहाँ ता लगा देंगे और ये बनकर तैयार हो जाएगा। इसके पहले आ लगाना बहुत जरूरी है, तो आ भी लगा दिए, तो ये बनकर तैयार हो गया यूयम विद्यालयम गच्छ, आ गच्छन, यानी तुम लोग विद्यालय जाते थे। इस प्रकार से बनाया जाता है अनुवाद। नेक्स्ट है कि सीता पत्र लिखती थी। सीता पत्र लिखती थी, सीता क्या है, नाम है, सीता एक नाम है, तो सीता जो है लड़की का नाम जो है उसको संस्कृत करना नहीं पड़ता है, ऑलरेडी संस्कृत होता ही है, तो मैंने लिख दिया सीता। क्या करती थी, पत्र लिखती थी, तो पत्र का संस्कृत होता है पत्रम, पत्र का संस्कृत होता है पत्रम। और लिखती थी यानी लिख धातु, तो लिखना का संस्कृत जो है वो होता है लिख, तो हम लिख लेते हैं लिख। अब बारी है कि इसके अंत में सूत्र कौन सा ऐड करेंगे, सीता पत्रम लिख। अब सूत्र कौन सा ऐड करेंगे, तो देखते हैं सीता जो है कौन से जाति कौन से धर्म का होता है। तो सीता, पहले बताओ कितनी संख्या का बोध कर रहा है, एक संख्या, एक ही सीता है, तो करने मतलब है कि एक वचन। तो एक वचन के नीचे देखिए कितना सूत्र है, 3 सूत्र है, ता भी है, आह भी है और अम भी है। अब बात करते हैं सीता कौन सा पुरुष है, प्रथम पुरुष है कि मध्यम पुरुष है कि उत्तम पुरुष है, ये पता कर लेंगे, बात बन जाएगा। तो सीता यानी किसी का नाम ले रहे हैं, तो जिसके बारे में कहा जाता है या बोला जाता है उसे प्रथम पुरुष में रखा जाता है। प्रथम पुरुष का परिभाषा क्या बताए थे कि जब किसी के बारे में बात हो, किसी भी चीज के बारे में या किसी वस्तु के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, वो प्रथम पुरुष में ही आता है। तो सीता भी प्रथम पुरुष में आएगी, तो एक वचन प्रथम पुरुष, सूत्र क्या है, ता, तो हम अंत में ऐड कर लेंगे ता। अब आप पूछे सर आपने इस बार जो है अनुवाद सूत्र का इस्तेमाल नहीं किया, तो अनुवाद सूत्र का इस्तेमाल कब किए थे, जब कोई सर्वनाम था, और यहाँ पे सर्वनाम नहीं संज्ञा है। सीता जो है नाम है और नाम संज्ञा होता है। अगर नाम के बदले में हम कहते हैं वह या वह, वे दोनों, हम लोग ऐसा कुछ बोलते हैं ना, तो होता है सर्वनाम। तो सीता एक नाम है, इसलिए हमने अनुवाद सूत्र का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि इसमें तो सह तो तेरा मिलेगा ना, सीता थोड़ा मिलेगा। सीता पत्र लिख, लिखत, अब इसके पहले आ लगाते हैं, तो आ लिखत, सीता पत्र लिखती थी। नेक्स्ट सेंटेंस है वे दोनों हंसते थे। वे दोनों हंसते थे, तो वे दोनों का संस्कृत क्या होता है, तो होता है, तो मतलब वे दोनों। कहां मिलेगा आपको, देखिए यहाँ पे मिलेगा, प्रथम पुरुष में द्विवचन में जाइएगा, तो मतलब वे दोनों, तो यहाँ पर हमने ढूंढ लिया वे दोनों। क्या करते थे, हंसते थे। हंसना का संस्कृत क्या होता है, हंस होता है, हंस मतलब हंसना। अब बारी है सूत्र का, तो सूत्र अब आप खुद से बना सकते हैं। देखिए तो क्या है, एक सर्वनाम है, सर्वनाम है ना, तो हम अनुवाद सूत्र में देखेंगे और पता कर लेंगे तो कहां पे है, यहाँ पे है प्रथम पुरुष द्विवचन के नीचे। तो के बगल में सूत्र भी तो लिखा है ताम, तो बस चुपचाप जो है यहाँ पे हम सूत्र ऐड कर लेंगे ताम, और इसके पहले हम एगो आ लगा देंगे, तो हो जाएगा आहस्ताम। तो आहस्ताम यानी वे दोनों हंसते थे, बनकर तैयार है, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है मैं पत्र पढ़ता था। मैं पत्र पढ़ता था, तो मैं का संस्कृत पहले ढूंढिए कहाँ है, मैं उत्तम पुरुष में आता है, एक वचन के नीचे अहम मतलब मैं, तो यहां मैं लिख देता हूं अहम। मैं का संस्कृत क्या हो गया, अहम हो गया। उसके बाद पत्र पढ़ता था, तो पत्र का संस्कृत क्या होता है, पत्रम, पत्र मतलब पत्र। और पढ़ना का संस्कृत क्या होता है, पठ, तो पठ लिख दिया हमने। अहम पत्रम पठ, ठीक है। अब बारी है सूत्र की, कौन से सूत्र ऐड करेंगे, तो देखिए अहम के अनुसार सूत्र जो है आपको अनुवाद सूत्र में मिल जाएगा। उत्तम पुरुष एक वचन के देखिए नीचे अहम है, और अहम के जस्ट बगल में आम भी लगा है, तो यहाँ हम आम लिख लेते हैं। तो आ का इस्तेमाल तो होता नहीं है, सिर्फ मां लग जाएगा ऐसे, और इसके पहले आ तो लगाएंगे ही, तो आ पठम, अहम पत्रम आ पठम, मैं पत्र पढ़ता था। अगर आप चाहते हैं चेक करना तो आप इसमें भी ढूंढ सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। कैसे ढूंढेंगे, हमने देखा यहाँ पे उत्तम पुरुष एक वचन में अहम होता है, सेम यही कंडीशन आप यहाँ देखिए, उत्तम पुरुष एक वचन में क्या है, आम, तो हम यहाँ पे सूत्र ऐड कर लिए, आम बनकर तैयार है। तो आप इधर से भी चाहे तो देख सकते हैं, लेकिन अनुवाद सूत्र बहुत ही आसान कर देता है सब कुछ को। नेक्स्ट सेंटेंस, राम पानी पीता था, तो राम का संस्कृत क्या होता है, रामः। जब भी किसी लड़के का नाम हो विसर्ग लगा दीजिए, संस्कृत बन जाएगा। तो राम का संस्कृत रामः।
उसके बाद पानी पीता था, तो पानी का संस्कृत क्या होता है? जल, तो जलम। रामः जलम, जलम हलंत में जलम। पीना का संस्कृत क्या होता है? पीब धातु होता है, पी और बा, पीब मतलब पीना, इस प्रकार से। अब बात करते हैं कि जलम पीब, पीब के अंत में कौन सा सूत्र लगाएंगे? तो जैसे राम जो है वो एक नाम है, तो सीता भी तो एक नाम थी, तो सीता कौन सा वचन, कौन सा पुरुष आए थे? प्रथम पुरुष में एक वचन। तो राम भी तो एक ही संख्या का बोध करता है, तो ये भी प्रथम पुरुष में आएगा एक वचन। सूत्र क्या है? त। तो हम यहाँ पे त ऐड कर लेंगे और इसके पहले आ लगा देंगे, तो हो जाएगा आपठताम, सॉरी आपिबतम। क्या बोल रहा हूं मैं? रामः जलम आपिबत, मतलब राम पानी पीता था, इस प्रकार से। नेक्स्ट है कि हम लोग देखते थे, तो हम लोग का संस्कृत क्या होता है? वयम। वयम मतलब हम लोग। कहां मिला हमको वयम? वयम हमको यहां मिलेगा उत्तम पुरुष में बहुवचन। वयम मतलब हम लोग। क्या करते थे हम लोग? हम लोग देखते थे, तो देखना का संस्कृत क्या होता है? पश्य होता है। पश्य मतलब देखना। अब बात करते हैं सूत्र कौन सा ऐड करेंगे। तो उत्तम पुरुष बहुवचन में देखो ना, वयम है, बगल में सूत्र लिखल है आम, तो पश्य और आम क्या हो जाएगा? पश्याम हो जाएगा। यहाँ पे आ लगाएंगे ही लगाएंगे, तो बन गया आपश्याम। वयम आपश्याम, हम लोग देखते थे। नेक्स्ट है कि तुम दोनों यहाँ आते थे। तुम दोनों यहाँ आते थे, तुम दोनों का संस्कृत क्या होता है? देखिए, तुम दोनों, युवाम मतलब तुम दोनों, मध्यम पुरुष द्विवचन, तो हम यहाँ लिखते हैं युवाम। युवाम मतलब तुम दोनों क्या करते थे? यहाँ आते थे। यहाँ का संस्कृत होता है आत्र, तो आत्र। और आना का संस्कृत क्या होगा? तो गच्छ मतलब होता है जाना, और आगच्छ मतलब होता है आना। इसके पहले बस आ लगा देंगे, तो आ और गच्छ, आगच्छ। आगच्छ मतलब आना। अब बात करते हैं कि सूत्र कौन सा लगाएंगे। तो देखिए ना, युवाम कहाँ पे है? मध्यम पुरुष बहुवचन में देखिए युवाम, सॉरी द्विवचन में देखिए युवाम है ना, यहाँ तो यूयम हो गया, हमें युवाम ढूंढना है। युवाम, तो युवाम यहाँ है, और बगल में तम जो है सूत्र भी है, तो हम तम ऐड कर लेंगे इस प्रकार से, ऐसे। युवाम अत्र आगच्छतम। अब बात करते हैं इसके पहले आ लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। देखिए, तो ऑलरेडी आ तो लगा हुआ है, आ लगा हुआ है, अगर आ ऐसे लगा देंगे वापस से, तो आ आगच्छताम हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है, ये जो आ है इसी में मिल जाएगा और फिर आ ही बन जाएगा, मतलब आ लगाने का कोई जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी सब कुछ हो चुका है। तो युवाम अत्र आगच्छतम, यानी कि तुम दोनों यहाँ आते थे, बनकर तैयार है। नेक्स्ट है कि माँ भोजन पकाती थी। माँ भोजन पकाती थी, माँ का संस्कृत क्या होता है? माता या जननी भी कह सकते हैं, माता या जननी। मैं साफ सुथरा लिख देता हूं, माता या जननी, ठीक है। क्या करते थे? भोजन पकाते थे। भोजन का संस्कृत क्या होता है? भोजनम। भोजनम, भोजनम। और पकाना का संस्कृत होता है पच। पच मतलब पकाना। अब बात करते हैं माँ जो है कौन सा वचन, कौन सा पुरुष। तो माँ के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि ये भी प्रथम पुरुष में आ जाएगी। माँ कितनी है? एक है, तो एक वचन। तो प्रथम पुरुष एक वचन में सूत्र क्या होता है? त। तो हम लास्ट में ऐड करेंगे त, और आ तो लगाएंगे ही पहले, तो बन गया आपचत। माता भोजनम आपचत, माँ भोजन पकाती थी। नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस है कि मदन और मोहन दौड़ते थे। मदन और मोहन क्या करते थे? दौड़ते थे। तो मदन का संस्कृत मदना हो जाएगा, मदना, और मोहन का संस्कृत मोहना हो जाएगा, मोहना। अब आप पूछेंगे कि सर मदना मोहना तो कर दिए, और का संस्कृत कहाँ गया? बीच में तो जगह छोड़ नहीं किए। तो मैं आपको बता दूं कि संस्कृत का नियम यह कहता है कि और का मीनिंग जो है लास्ट में लिखा जाएगा, यानी कि पहले जो आ रहा है उसको आने दो, और का मीनिंग लास्ट में लिखा जाएगा। तो और का मीनिंग होता है चा, तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे मदना चाह मोहना, गलत हो जाएगा। मदना मोहना चा मतलब मदन और मोहन, संस्कृत का ये नियम है और याद रखिएगा। चा जो है बाद में ही आता है। उसके बाद क्या कहे? दौड़ते थे। दौड़ना का संस्कृत क्या होता है? धाव होता है। धाव मतलब दौड़ना। बाकी सूत्र की बारी। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, मदन और मोहन कितनी संख्याओं का बोध करा रहे हैं? दो, क्योंकि दो कहोगे ना तो दो, तो हम द्विवचन में देखेंगे। अच्छा, मदन और मोहन कौन सा पुरुष है? ये भी प्रथम पुरुष है, क्योंकि मदन मोहन के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रथम पुरुष में इस बार द्विवचन देखेंगे, कहा कि दो संख्या है, दो लड़का है, तो क्या होता है? सूत्र ताम होता है। तो हम यहाँ पे लास्ट में ऐड करेंगे ताम, और बनेगा धाव ताम। अब हम आ तो पहले लगाएंगे ही, तो आ लगाते हैं, बनकर तैयार है। मदना मोहनचा आ धाव ताम, यानी मदन और मोहन क्या करते थे? दौड़ते थे। तो इस प्रकार से हमने लंग लकार में धातु बना सीखा।
इसका सूत्र भी जान लिया और साथ ही साथ अनुवाद कैसे बनाते हैं ये सब कुछ हमने सीखा। तो ये वीडियो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद और धन्यवाद।